था क्या, टेक्निकली क्या था, इसे हमको बेहतर समझाने के लिए सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं। सचिन जी, कैसे समझाया जाए उनको जो इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला? देखिए, अगर हम जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बजट के माध्यम से, उसको 3 अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों को देखने का प्रयास करना चाहिए। और कई सारी घोषणाएं हैं, कई सारा जो उसका पार्ट ए है बजट का और जो पार्ट बी है, उन दोनों का आपस में संबंध कैसा है, ये अगर समझेंगे तो शायद आसान हो जाएगा ये जानना कि क्या भविष्य के लिए बजट आज लेकर के आया है। मैं समझता हूं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हमें ये देखना होगा कि जो बार बार हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि सरकार जब बजट अनाउंस करती है तो समाज का उससे क्या संबंध है, मिडिल क्लास को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, किसी को इनकम टैक्स में हुआ, जॉब को हुआ, उसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें और सिर्फ इतना देखें कि समाज का और सरकार का जो संबंध होना चाहिए, क्या वो इस बजट से निकल करके सामने आया है। और अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो जिसमें या तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया है, या चैरिटी के काम को आगे बढ़ाया गया है, या एसएचजी और एफपीओस इनको आगे बढ़ाया है। तो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज बजट का के भाषण का था, तो आप देखेंगे कि जब वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर का R&D हमें रिव्यू करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होनी चाहिए, एसएचजीस की भी भागीदारी होनी चाहिए, इसके अंदर एफपीओस की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह चैरिटी के लिए उन्होंने 2 बड़े आयामों को सामने रखा कि उनके नियमों को हम एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी में लेकर के आएंगे। तीसरा, जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, उनको किसी तरह की अनसर्टेनिटी न सामने दिखे, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का मुद्दा है उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है जिसको लेकर के फूड को लेकर के लगातार चिंता हो रही है, तो कैसे हम उसमें एग्रीकल्चर को लेकर के आए, और फिर अप्रेंटिसशिप या जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा यूथ है उसको जोड़ करके एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात। तो ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर के हम बार बार सोच सकते हैं कि बजट किन स्तरों पर देखा जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो बजटरी एलोकेशन की प्रायोरिटी है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में अभी तक का सबसे बड़ा 1,52,00,000 अगर हम देखें एक मेजर स्पेक्ट्रम के रूप में एग्रीकल्चर में दिया गया है। उसी तरह राज्यों को जो ट्रांसफर का मुद्दा है वो भी एक महत्वपूर्ण है, और वो आंकड़ा भी अगर आप देखें 19-20 के मुकाबले तो करीब 38% ज्यादा राज्यों को की भागीदारी इस बजट से निकल करके आई है, जो कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रायोरिटी का मुद्दा है। तीसरा और महत्वपूर्ण है जो हम बार बार सुनते रहे हैं, और अब नए रिफॉर्म्स की बात जो 9 बिंदु वित्त मंत्री ने रखे, उसमें जो 9वां बिंदु है वो महत्वपूर्ण है, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। तो राज्य सरकारों को जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ गई हैं, लैंड के डिजिटलाइजेशन के लिए अर्बन और रूरल एरियाज में उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट देना, उनको ज्यादा महत्व देना, और उसी के साथ जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जहां पे BCD जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है उसमें गिरावट, तो आप देखेंगे कि वो सेक्टर्स चुने गए जहां पे कि लेबर इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे लेदर है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोलर है। ठीक है सचिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, जूही सिंह हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। जूही सिंह जी, अभी आपने देखा कि सचिन चतुर्वेदी जो हैं वो बोर्ड मेंबर हैं आरबीआई के, और वो कितनी खूबियां इस बजट की गिना रहे हैं। बावजूद इसके महिलाओं को लेकर के डिंपल यादव जी का ये बयान आया समाजवादी पार्टी से कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, ना उनकी किचन से लेकर उनकी सुरक्षा तक इस बजट में कुछ शामिल नहीं है, और अखिलेश यादव भी नाउम्मीद नजर आए। भाई, कांग्रेस कह रही है कि उसके घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है, और कांग्रेस आपकी सहयोगी और साथी पार्टी है। अगर उनका घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है तो ये बेकार कैसे हो गया? अनुराग जी, वो बोर्ड मेंबर हैं आरबीआई के, तो उनको तो ये सब कहना ही है। नहीं, टेक्निकली कहीं गलत हो तो उनको करेक्ट कर दीजिए। पहले शुरू करूंगी, वो टेक्निकली बात कर रहे थे, वो तथ्यों पर बात कर रहे थे। अगर वो गलत है तो उनको करेक्ट कर दीजिए आप। मैं कर दूंगी अनुराग जी। इंटर्नशिप की स्कीम की बात हम लोग कर रहे हैं। इंटर्नशिप 1 करोड़ देने का वायदा अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनीज में, जिसमें 1 साल में आप 4,000 मुश्किल से देंगे, ऐसा कि हमारी वित्त मंत्री कहती है। तो आप 4,000 लोगों को स्किल करेंगे या ट्रेन करेंगे। बेरोजगारी, इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई जिसमें बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा उभर के आया। उसको टैकल करने के लिए कौन सी
कॉन्क्रीट स्कीम्स इस बजट में दी गई। ये कहा गया कि बिहार को पैकेज दिया जा रहा है। बिहार को पैकेज आधारभूत ढांचा डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, जैसा कि हमारी मित्र ने कहा। बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारी कंपनीज आएंगी। उत्तर प्रदेश तो केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स देता है उत्तर प्रदेश को। अगर अपनी स्टेट्स की बात करें तो हमें तो कुछ खास नहीं मिला। महिलाओं के लिए खाद्य महंगाई, उस पे तो वित्त मंत्री ने शायद कुछ एड्रेस भी नहीं किया, वो मेंशन करते हुए आगे बढ़ गई, क्योंकि शायद वो रेलेवेंट नहीं है उनके लिए, जो कि महिलाओं के लिए रेलेवेंट है। आपने अभी मिडिल क्लास की बात की, आपने कहा कि कृषि को बहुत सारा पैसा दिया गया। सर, कृषि को आपने किस तरह से पैसा दिया, इस पर भी गौर करना जरूरी है। कि एक लैंडलेस फार्मर, एक फार्मर जिसके पास बहुत छोटा भूमिधर है, उसको इस पूरे स्कीम से 5 किलो राशन के अलावा इस बजट से कुछ मिल नहीं रहा है। हो सकता है आरबीआई इसको और एक्सपैंड करे या आगे चल के बजट में डिस्कशन हो तो हमें कुछ समझ में आए। तो ना तो बेरोजगारी दूर हो रही है, ना तो कृषि के इनपुट कॉस्ट आपने टैकल करने की कोशिश की। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने उसको छुआ भी नहीं। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने ये जरूर कहा कि आप प्राविधान करेंगे। अभी एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। स्वास्थ्य सेवाएं आप धीरे धीरे निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। बजट में तो इसी तरह का मुझे समझ में आया कि आगे जो है स्वास्थ्य सेवाएं निजी, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उससे डॉक्टर्स आएंगे तो महंगी भी होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार उसको कंट्रोल करेगी। अभी तो आप पैथोलॉजी में भी सर्विसेज के कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो यही हाल है। तो ये बजट की रियलिटी है। मिडिल क्लास, देखिए मध्यम वर्ग, हम और आप एक सैलरीड क्लास हैं, हमें इस बजट से क्या मिला ये हम बेहतर जानते हैं। सोने का दाम आपने कम कर दिया, तो सोना खरीदने की हैसियत क्या है? स्मॉल सेविंग्स, छोटी बचत योजना, उसको हमने कैसे बढ़ावा दिया, ये तो मुझे बजट से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं किसी को यहाँ करेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। एक साधारण व्यक्ति जो अपने अर्थशास्त्र को थोड़ा बहुत जानता है, वो इस बजट से कुछ भी न पाया है न पाएगा। बाकी कोई खुश हो सकता है, आंकड़े दिखाए जा सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि सचिन चतुर्वेदी जो है आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं, तो वो तो फिर इस बजट की खूबियां ही गिनाएंगे। लेकिन एक मेरे पास टैक्स एक्सपर्ट हैं मुकेश जैन साहब, वो आरबीआई में नहीं है, और आप कह रही हैं कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आप एक गृहिणी के तौर पर भी सोच रही हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार की हैसियत से भी सोच रही हैं कि कुछ नहीं मिला किसी को। मुकेश जैन साहब, क्या कुछ नहीं मिला आम आदमी को इस बजट में? नहीं सर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि कुछ नहीं मिला। अगर बजट में देखेंगे तो हर हिस्से को कुछ ना कुछ दिया गया। अब मैं उसमें क्वांटम पे नहीं जाऊंगा। जैसे सैलरी क्लास की भी बात करें तो सैलरी क्लास के अंदर 2 मेजर चेंजेस किए गए, जिसमें एक तो स्लैब में चेंज किया गया, जो कि पहले 3 से 6 और 6 से 9, 9 से 12 का स्लैब होता था, उसको 3 से बढ़ा के 7 लाख किया गया, 7 से 10 किया गया, 10 से 12 लाख किया गया। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई न्यू रिजीम के लिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम की बात करना ही गलत है, क्योंकि ओल्ड रिजीम धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। तो अगर देखें तो 20 लाख तक की इनकम पे 17,500 रुपए का एक बेनिफिट मिला। तो अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें 17,500 एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक का लोन, क्रेडिट गारंटी बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी चीज के वो देने का वादा किया। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप किया जाएगा। प्लस एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइजेस को सप्लायर की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की दरें भी घटाई गई हैं। लंबी फहरिस्त है मुकेश जैन जी। मैं बस ये बताना चाह रहा था जूही सिंह जी को कि आम आदमी को कुछ मिला है, मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ मिला है या नहीं।